इजराइल और फिलिस्तीनी संघर्ष दुनिया के कुछ ऐसे विवादित मुद्दों में से एक हैं जो दशकों पुराने हैं। पश्चिमी देशों के डबल स्टैंडर्ड को इसी बात से समझा जा सकता है कि किसी भी दो देशों के बीच उनकी इन्वॉल्वमेंट मिल ही जाती है। मानवाधिकारों का इतना मजाक शायद ही कहीं और बनाया गया हो जितना कि मिडिल ईस्ट के क्षेत्रों में। हाल ही में हमास द्वारा बिना किसी पूर्व चेतावनी के इजराइल पर 5000 से अधिक मिसाइलों से आक्रमण किया गया, जिसमें 200 से अधिक निर्दोषों की हत्या हुई और हजारों की संख्या में घायल हुए। इसके जवाब में इजराइल ने भी मिसाइलों से पिन पॉइंटेड अटैक किया, जिसमें कई सौ निर्दोषों की जान गई। व्यथित करने वाला प्रश्न यह है कि आखिर ऐसी बर्बरतापूर्ण परिस्थितियों में उन दुधमुहे बच्चों का क्या दोष था जिन्होंने अभी तक ठीक से दुनिया देखी ही नहीं थी, या उन महिलाओं का क्या दोष जिन्हें अपने घरों को छोड़कर शरणार्थी जीवन जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। नमस्कार, मानवीय मुद्दे पर आधारित इस वैश्विक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है हरिओम। हम में से सभी की यह उत्सुकता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो आज भी इजराइल और फिलिस्तीन के लिए शांतिपूर्ण स्थिति नहीं बना सका। इसके लिए भी हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य संघर्ष का आरंभ कोई हाल फिलहाल के समय में उभरी घटना नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत 19वीं सदी के अंत में हुई, जब फिलिस्तीनी क्षेत्र में यहूदियों का उत्पीड़न हो रहा था। यहूदियों ने अपने उस उत्पीड़न से बचने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की, जिसे इतिहास में जियोनिस्ट आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जियोनिस्ट आंदोलन में यहूदियों को फिलिस्तीनी लोगों के विरुद्ध सफलता मिली। पहले विश्व युद्ध के दौरान 1916 ईस्वी में ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य साइक्स पिकोट नामक एक गुप्त समझौता हुआ, जिसके तहत यह तय किया गया कि विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद फिलिस्तीन पर ब्रिटिश नियंत्रण होगा। इसके अगले वर्ष 1917 में बाल्फर डिक्लेरेशन हुआ, जिसमें यहूदियों के लिए एक देश के गठन की मांग को स्वीकार करते हुए यहूदी मातृभूमि की स्थापना करने पर सहमति बनी। यही वह क्षण था जिसने इजराइल के लिए एक पृथक देश के गठन का आधार तैयार किया। 1930 के दशक में जर्मनी में नाजी शासन की स्थापना हुई, जिसके समय में यहूदियों को भीषण प्रताड़ना का शिकार बनाया गया, या यूं कहें कि ऐसे मानव मूल्यों के उल्लंघन का दूसरा उदाहरण मिलना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में यहूदी लोग प्रताड़ना से बचने के लिए अपनी जान बचाकर बाल्फर डिक्लेरेशन की शर्तों के अनुसार फिलिस्तीन में जाना शुरू किए। इससे धीरे धीरे फिलिस्तीनी क्षेत्र में यहूदी बस्तियों का विस्तार होना शुरू हुआ, जिसका अरब वासियों द्वारा तीखा विरोध हुआ। यहीं से यहूदी और अरबों के बीच संघर्ष की शुरुआत होती है। ब्रिटेन ने बिगड़ती स्थिति को देखते हुए वर्ष 1948 ईस्वी में फिलिस्तीन से अपने सुरक्षा बलों को हटा लिया। साथ ही अरब तथा यहूदियों के बीच संघर्ष का समाधान करने के लिए इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में विचारार्थ पेश किया। संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन में स्वतंत्र यहूदी और अरब राज्यों की स्थापना करने के लिए एक विभाजन योजना प्रस्तुत की, जिसे फिलिस्तीन के यहूदियों ने तो स्वीकार कर लिया, किंतु अरबों ने इस पर अपनी असहमति प्रकट की। इस योजना के तुरंत बाद 1948 ईस्वी में यहूदियों ने स्वतंत्र इजराइल देश की घोषणा की, जिसका विरोध करने के लिए इजिप्ट, जॉर्डन, इराक और सीरिया जैसे अरब देशों ने इजराइल पर आक्रमण किया। युद्ध के अंत में इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना के आदेशानुसार प्राप्त भूमि से भी अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया। इससे इजराइल और अरब राज्यों के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई, जिसकी परिणति 1967 में प्रसिद्ध 6 डे वार के रूप में हुआ। 6 दिन तक चले भीषण सैन्य कार्रवाइयों के बाद इजराइल ने जॉर्डन का वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम नामक हिस्सों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, जबकि इसी युद्ध के बाद इजराइल ने मिस्र से गाजा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप क्षेत्र छीन लिए। हालांकि आगे चलकर 1979 ईस्वी में इजराइल और मिस्र के बीच एक संधि हुई, जिसके तहत इजराइल ने 1982 ईस्वी में मिस्र को सिनाई प्रायद्वीप वापस कर दिया और बदले में मिस्र ने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। इजराइल को एक देश के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान करने वाला मिस्र पहला अरब देश बना। वर्ष 1993 ईस्वी में हुए ओस्लो शांति समझौते के तहत यह तय किया गया था कि इस क्षेत्र को 2 हिस्सों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें से एक हिस्सा फिलिस्तीन को और दूसरा हिस्सा इजराइल को प्रदान करने का प्रस्ताव था। इतिहास में ओस्लो शांति समझौते का यह प्रावधान 2 स्टेट सॉल्यूशन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी ओस्लो शांति समझौते के दौरान फिलिस्तीन ने इजराइल को एक देश के रूप में आधिकारिक मान्यता भी प्रदान कर दी।
आगे बढ़ने से पहले यह जानना जरूरी है कि इस संघर्ष में फिलिस्तीन और इजराइल का अपना अपना क्या स्टैंड है। दरअसल फिलिस्तीन चाहता है कि 1948 ईस्वी से पूर्व फिलिस्तीन के लोगों की जो स्थिति थी उसे फिर से बहाल करना चाहिए तथा उन्हीं भौगोलिक स्थितियों पर फिलिस्तीन के शरणार्थियों को फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। यरूशलेम के विषय में फिलिस्तीन का मत है कि यरूशलेम को पश्चिमी और पूर्वी दो हिस्सों में विभाजित किया जाना चाहिए। इनमें से पश्चिमी हिस्से पर बेशक इजराइल का अधिकार सुनिश्चित किया जाए, लेकिन यरूशलेम के संपूर्ण पूर्वी हिस्से को फिलिस्तीन को देकर फिलिस्तीन की राजधानी स्वीकार किया जाना चाहिए। जबकि इजराइल चाहता है कि पूरे यरूशलेम पर केवल इजराइल का ही आधिपत्य स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके अलावा इजराइल को एक यहूदी देश के रूप में मान्यता प्रदान की जाए और संपूर्ण यरूशलेम को इजराइल राज्य की राजधानी के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि इजराइल देश यरूशलेम से अपने किसी भी दावे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वर्तमान समय में इजराइल की राजधानी तेल अवीव है, लेकिन इजराइल के राष्ट्रवादी लोग यरूशलेम को इजराइल की मुख्य राजधानी बनाना चाहते हैं। वर्तमान समय में जो हिंसा और अस्थिरता जारी है उसका कारण है हमास द्वारा किए गए मिसाइली हमले। दरअसल हमास एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम संगठन है जिसको सीरिया और ईरान द्वारा समर्थन प्रदान किया जाता है। वर्तमान समय में इस संगठन ने गाजा पट्टी नामक स्थल पर अपना कब्जा स्थापित कर रखा है। गाजा पट्टी फिलिस्तीनी लोगों का बहुल क्षेत्र है जो भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। हमास नामक यह संगठन संयुक्त राष्ट्र संगठन तथा ओस्लो शांति समझौते द्वारा सुझाए गए 2 स्टेट सॉल्यूशन को नहीं मानता है। यह संगठन इस क्षेत्र में इजराइल के सभी दावों को पूर्ण रूप से खारिज करता है। हमास की ही तरह फिलिस्तीन में एक फतह नामक संगठन भी सक्रिय है जो फिलिस्तीन के लिए एक स्वायत्त क्षेत्र के गठन की मांग करता है। यह संगठन वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित किए हुए है। इस संगठन की विचारधारा हमास की विचारधारा के विपरीत है। हमास के विपरीत यह संगठन संयुक्त राष्ट्र संगठन और ओस्लो शांति समझौते द्वारा सुझाए गए 2 स्टेट सॉल्यूशन को मानने के लिए भी तैयार है। आगे बढ़ने से पहले इस मुद्दे पर विभिन्न देशों के दृष्टिकोणों को भी जानना जरूरी है। इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य चल रहे इस दीर्घकालिक संघर्ष के विषय में यदि विभिन्न देशों के दृष्टिकोण की पड़ताल करें तो इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अधिकतर पश्चिमी देशों ने स्पष्ट रूप से इजराइल का पक्ष लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का मानना है कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है और अपनी आत्मरक्षा करने के दौरान यदि वह किसी दूसरे देश पर सैनिक कार्यवाही करता है तो इसे किसी भी दृष्टि से अनुचित नहीं ठहराया जा सकता। इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य इस घनिष्ठता के पीछे की मुख्य वजह यह है कि एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका में यहूदियों की आबादी इजराइल में उपस्थित यहूदियों की आबादी से कहीं अधिक है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था और तकनीक के क्षेत्र में यहूदियों का बहुमूल्य योगदान है। दुनिया के लगभग 83% देश इजराइल की वैधता को मान्यता देकर राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। इन दोनों देशों के मध्य संघर्ष के मद्देनजर तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों ने खुलकर फिलिस्तीन का पक्ष लिया है। यही नहीं, विभिन्न अरब देशों ने तथा इस्लामिक सहयोग संगठन ने भी फिलिस्तीन के दावे को ही सही माना है। आज जो भी हिंसात्मक और दिल दहलाने वाली स्थिति मिडिल ईस्ट में जारी है उसका कारण है यरूशलेम। दरअसल यरूशलेम एक ऐसा पवित्र स्थान है जो ईसाई, यहूदी और इस्लाम तीनों ही धर्मों के लिए बहुत अधिक धार्मिक महत्व रखता है। यहूदियों के लिए एक पवित्र धार्मिक संरचना पश्चिमी दीवार भी यरूशलेम में ही स्थित है। ईसाई धर्म में भी यरूशलेम का अत्यंत पवित्र स्थान है। इस्लाम धर्म के अनुसार यरूशलेम में स्थित अल अक्सा मस्जिद मुस्लिमों के मक्का और मदीना नामक 2 पवित्र स्थलों के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। इजराइल और फिलिस्तीन पर भारत की डिहाइफेनेशन नीति बहुत प्रसिद्ध है, जो एक स्वतंत्र विदेश नीति की ओर झुकाव का संकेत देती है, जिसमें इजराइल के साथ द्विपक्षीय संबंध फिलिस्तीनियों के साथ अपने संबंधों से बिल्कुल अलग हैं, अर्थात पूरी तरह से अपनी खूबियों पर आधारित माना जाता है। भारत ओस्लो शांति समझौते के तहत सुझाए गए 2 नेशन सॉल्यूशन का समर्थक रहा है और चाहता है कि मानवीय मूल्यों की रक्षा करते हुए दोनों देशों का निर्माण होना चाहिए। इजराइल भारत को हमेशा मदद करता रहा है, चाहे वह कारगिल युद्ध हो या फिर मुंबई हमले के समय इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात हो। भारत एशिया में इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा और विश्व स्तर पर 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आज दुनिया के देश मंगल, सूर्य और चंद्रमा पर जाने की बात तो करते हैं, परंतु मानवीय मुद्दे पर चुप्पी साध लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन शक्ति विहीन नजर आते हैं जब विकसित और शक्तिशाली देश अपने हितों की पूर्ति के लिए किसी भी कानून की धज्जी उड़ाने में तनिक भी नहीं सोचते हैं।
आतंकवादी हमला चाहे इजराइल पर हो, भारत पर हो, फ्रांस में हो, अमेरिका में हो या फिर सोमालिया, सेनेगल, मैसेडोनिया, भूटान और पलाऊ में हो, वह हमला चाहे हमास, अलकायदा, IS द्वारा हो या फिर जैसे मोहम्मद द्वारा हो, वह सर्वथा निंदनीय है और वैश्विक समुदाय को एकजुट होकर इसके खिलाफ सख्ती से निपटना होगा। गुड और बैड टेरर नहीं होता है, वह मानवीय मूल्यों पर आक्रमण करता है जिसे बर्दाश्त करना पाप है। अगर अभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ और पश्चिमी देशों ने आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नहीं अपनाई तो ये नाग रूपी आतंक समस्त दुनिया को समा जाएगा। ऐसे ही ज्वलंत और समसामयिक मुद्दों पर सविस्तार जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें, साथ ही अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।